स्पेशली बताया जा रहा है। गुप्तकाल और वाकाटक वंश के सेकंड पार्ट को आज देखेंगे डियर। ऑलरेडी जो मैंने फर्स्ट पार्ट को प्रोवाइड किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में 37 नंबर प्रश्नों तक हमने देखा था चंद्रगुप्त सेकंड को। आप लोग नहीं देखे हुए देख लीजिएगा। और यहाँ पे चंद्रगुप्त सेकंड के बचे हुए पार्ट को देखेंगे। यहाँ देख सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस वंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया था, तो वाकाटक वंश में किया था। जो वो चंद्रगुप्त सेकंड ने सी जो वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं अगला कि प्रभावती गुप्त शासिका थी तो वाकाटक वंश की थी, सी जो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, तो पहला कथन है कि उसके दरबार में कालिदास और अमर सिंह प्रसिद्ध विद्वान थे, तो फर्स्ट बिल्कुल राइट है। सेकंड है कि उसने अपने साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंधों एवं विजयों दोनों से किया, सेकंड भी आपका बिल्कुल राइट है। थर्ड देख सकते हैं कि उसने कुबेर नागा जो है वो नाम की नागा राजकुमारी से विवाह किया, सी भी राइट है। और उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह अहोम राजकुमार के साथ किया था, तो ये वाकाटक वंश के साथ किया था, डी राइट नहीं है। अगला देख सकते हैं चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख जो है वो गुप्त शासक था, चंद्रगुप्त सेकंड हो जाएंगे। स्पेशली जो वो सिल्वर कॉइन स्टार्ट किया गया था रूलर के द्वारा। अगला देख सकते हैं चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्नलिखित में से कौन जो है वो फलित ज्योतिष से संबंधित था, तो ये स्पेशली जो है वो शपनक हो जाएंगे, सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे सत्य कथन को बताना है। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है, तो पहला कथन है कि फाइयान का गायोशेंग फाइयान जुआन स्पेशली भारत में बौद्ध स्थलों और प्रथाओं का आगतन जो है वो आगतम आँखों देखा जो वो चीनी विवरण था, फर्स्ट बिल्कुल राइट है। अगला है कि यह ग्रंथ लिखते समय फाइयान सिर्फ 25 वर्ष का, तो सेकेंड राइट नहीं है। अगला है कि फाइयान के भारत आने का मुख्य उद्देश्य उन ग्रंथों को प्राप्त करना और वापस ले जाना था जिनमें मठ के नियम अंतर्विष्ट थे, तो आपका फर्स्ट एंड थर्ड राइट हो जाएगा। यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि फाइयान एक चीनी बौद्ध भिक्षु और यात्री लेखक एवं अनुवादक था जो 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत, श्रीलंका और आधुनिक नेपाल में स्थित गौतम बुद्ध के जन्मस्थल कपिलवस्तु धर्म यात्रा पर आया था। इसका भारत आने का मुख्य उद्देश्य उन ग्रंथों को प्राप्त करना और वापस ले जाना था जिनमें मठ के नियम अंतर्विष्ट थे। फाइयान का गावोशेंग फाइयान जुआन जो है वो भारत के बौद्ध स्थलों और जो वो प्रथाओं का आंखों देखा जो वो चीनी विवरण था, उपयुक्त आपका जो वो सेकंड सही नहीं है। इस ग्रंथ को लिखते समय उसकी जो वो उम्र 25 वर्ष से अधिक रही थी। अगला देख सकते हैं कुमार फर्स्ट को देखेंगे तो दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख जो स्थानीय प्रशासन का विवरण देता है किसके जो शासन काल से संबंध है, तो कुमार गुप्त फर्स्ट हो जाएंगे, सी जे वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कुमार गुप्त फर्स्ट की अब तक 18 अभिलेख प्राप्त है। इतने अधिक अभिलेख किसी भी अन्य गुप्त शासक के नहीं मिलते। प्रमुख अभिलेख है विलशद अभिलेख है, गढ़वा के 2 शिलालेख है, मंदसौर अभिलेख है, करमदंडा अभिलेख है और मनकुंवर अभिलेख है, मथुरा का लेख है, सांची का लेख है, उदयगिरी गुहा लेख है। उसके अलावा तुमैन आपका अभिलेख है। बांग्लादेश के 3 स्थलों में कुमार गुप्त कालीन 3 ताम्र प्राप्त होते हैं। धनदय ताम्रपत्र है, दामोदरपुत्र ताम्रपत्र है और वह ग्राम आपका ताम्रपत्र है। उसके अलावा दामोदरपुर ताम्रपत्र बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले में स्थित है। यहाँ से प्राप्त कुमार गुप्त के 2 अभिलेखों से उसकी शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। इस प्रदेश को पुंडवर्धन कहा गया है जहाँ पर शासक चिरादत्त थे, यहाँ का शासक चिरादत्त था। अगला देख सकते हैं कि वह श्रेणी जो कुमारगुप्त प्रथम के काल में लाट से आकर के दशपुर में बस गई थी, जिस वस्तु के व्यापार में संलग्न थे, तो किस वस्तु, तो ये पट वस्त्र था, तो डी जे वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि व्यवसाय एवं उद्योग का संचालन श्रेणियाँ करती थी
और शनि एक ही जो है वो तरह के व्यवसाय अथवा शिल्प का अनुसरण करने वाली लोगों की समिति होती थी। मंस और अभिलेख में पट्टेवाए श्रेणी यानी रेशमी सूत बनाने वाली या तंतुवाय जैव श्रेणी का अभिलेख मिलता है, जो लाट प्रदेश को छोड़कर के दशपुर में जा बसी। इस प्रव्रजन का मुख्य कारण यह प्रतीत होता है कि इस समय पश्चिमी देशों के साथ व्यापार लाभकारी नहीं रह गया। गुप्त काल में व्यापार वाणिज्य का मुख्यतः पतन हो गया। गुप्त काल में मुख्यतः दक्षिण पूर्व एशिया के साथ ताम्रलिपि बंदरगाह से उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था। अगला देख सकते थे कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन में संचालित होता था, तो ताम्रलिपि से होता था। ये राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि कुमारगुप्त के वंश और अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम था तंतुवाय, हो जाएगा। ये जो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि कुमारगुप्त प्रथम के वंश और अभिलेख में निम्नलिखित में से किस श्रेणी का उल्लेख है, तो रेशम बुनकरों का है, तो ये राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, अगले पॉइंट में है कि कुमारगुप्त और बंधुवर्मन की दशपुर अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे पहला कथन में है कि इस अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर के वर्णन का जो वो उल्लेख है, यानी सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। फर्स्ट राइट है। सेकेंड है, यह भारत में विज्ञापन जो है वो परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण है, तो सेकेंड भी राइट है। थर्ड है कि इस अभिलेख में दशपुर को पश्चिमी पूर्वी जो वो कहा गया है, तो स्पेशली दशपुर को पश्चिमी पूर्व बिल्कुल राइट है। अगला है कि इस अभिलेख की रचना भभूति ने की थी, तो आपका डी जे राइट नहीं है। यहाँ देख सकते हैं दशपुर यानी पश्चिमी पूर्व गुप्त काल में भारत का एक प्रसिद्ध नगर था, जिसका वर्तमान नाम मंदसौर है। यहाँ से मंदसौर अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो कुमारगुप्त और बंधुवर्मन से संबंधित है। इसके रचनाकार जो है वत्स भट्टी यानी 436 ईस्वी थे, टाइम पीरियड है। और इसमें रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। यह भारत में विज्ञापन परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण है। स्कंदगुप्त को देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली कि स्कंदगुप्त स्पेशली पहले प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुनों का जो वो विजय प्राप्त की थी। हुनों पर विजय स्कंदगुप्त ने किया था, सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कुमारगुप्त प्रथम की गुप्त मृत्यु के बाद स्कंदगुप्त शासक बना। उसने जो है वो उसके शासन की बागडोर संभालते ही हुनों का जो है वो आक्रमण हुआ, जिसे स्कंदगुप्त पराजित करने में सफल रहा। हुनों पर स्कंदगुप्त की इस सफलता का गुणगान जो है वो भीतरी अभिलेख एवं जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। आरंभिक गुप्त शासकों में स्कंदगुप्त के सोने के सिक्के में हीन बंधुओं की जो है वो मिश्रण का प्रतिशत सर्वाधिक था। अगला देख सकते हैं कि किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। भीतरी स्कंद लेख हो जाएंगे, ए राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं किसके सोने के सिक्के में हीन जो है वो धातु के मिश्रण का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो स्कंदगुप्त हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं तोरमान किस जो है वो जातीय दल का था, तो यूची का था, तो सी राइट हो जाएगा। यहाँ याद रखिएगा तोरमान स्पेशली यूची नहीं है, हून हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं तोरमान हून था और उसने जो गुप्त काल में स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद भारत पर आक्रमण किया था। हुन मध्य एशिया में निवास करने वाली जाति थी। यूची जो है वो हुनों की एक प्रजाति थी, ठीक है ना। याद रख लीजिएगा कि एक प्रजाति थी यूची, इसलिए कन्फ्यूज़न था। सीतियन शकों की एक जो वो शाखा थी। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था। यहाँ देख सकते हैं पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था, तो स्कंदगुप्त हो जाएंगे, डी राइट हो जाएगा। यहाँ अगले प्रश्न में यहाँ पे शासक और रानियों को देखेंगे, ये काफ़ी पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। शासक और रानियों को देखेंगे तो चंद्रगुप्त को देखेंगे तो दत्ता यहाँ पे कुमार देवी हो जाएंगी। उसके अलावा समुद्रगुप्त की दत्ता देवी जी हो जाएंगी, और यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय की कुबेर नागा हो जाएंगी, और कुमारगुप्त प्रथम की अनंत देवी हो जाएंगी। तो आपका जो है वो 3 1 2 4 राइट हो जाएगा, 3 1 4 2 जो है वो बी।
ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। सामने सामने देख लेते हैं डियर। चंद्रगुप्त कुमार देवी फर्स्ट रहेगी और समुद्रगुप्त दत्ता देवी हो जाएगी, कुबेरनाग सेकंड के हो जाएंगे, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमार गुप्त प्रथम, अनंत देवी हो जाएंगे। अगला देख सकते हैं यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। तो कुमार गुप्त फर्स्ट मंदसौर अभिलेख है, पथिक जो है वो तक्षशिला अभिलेख है और प्रभावती गुप्ता जो है वो उदयगिरी गुहा अभिलेख है, तो ये राइट नहीं है। और स्पेशली जो है वो समुद्रगुप्त एरन अभिलेख राइट है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं सी जो है वो सत्य है, यानी उदयगिरी गुहा गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम का अभिलेख है। यह मुक्तर जैन अभिलेख है जिसमें शंकर नामक व्यक्ति द्वारा इस स्थान में पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का विवरण है। ठीक है, प्रशासनिक एवं आर्थिक जो है वो टॉपिक को देख लेते हैं गुप्ता डायनेस्टी से ही। यहाँ देख सकते हैं अश्वों के लिए प्राचीन भारतीय चिकित्सा ग्रंथ अश्वशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जाता है। तो यहाँ पर ऋषि जो है वो शालिहोत्र हो जाएंगे, बी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अश्वों के लिए प्राचीन भारतीय चिकित्सा ग्रंथ अश्वशास्त्र की रचना ऋषि शालिहोत्र ने की थी। ऋषि शालिहोत्र पशु विशेषज्ञ थे और घोड़ों के संबंध में अश्वशास्त्र की रचना महाभारत काल में नकुल ने भी की थी। इन्हें भी पशु चिकित्सक माना जाता है और अश्वशास्त्र में नकुल ने शालिहोत्र, सुषुप्त, गर्ग इत्यादि ऋषियों को अश्वशास्त्र का विशेषज्ञ माना है। अगला देख सकते हैं कि निम्न में से कौन जो है वो गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है। तो पहला है भुक्ति है, फिर विषय है, विधि है और ग्राम हो जाएंगे। तो भुक्ति पहला है और ग्राम लास्ट हो जाएंगे, तो ए राइट हो जाएगा। देख सकते हैं गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम इस प्रकार है, भुक्ति है, फिर विषय है, विधि है और ग्राम है। गुप्तकालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत राजा प्रशासन का केंद्र बिंदु था और राजकुमार, मंत्री और सलाहकार उसकी सहायता करते थे। प्रशासन की सुविधा के लिए गुप्त साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था जिसे भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति का विभाजन अनेक जिलों में हुआ था जिसे विषय कहा जाता था तथा इसका प्रधान विषयपति होता था। विधि जो वो तहसील स्तर का प्रशासनिक विभाजन था तथा ग्राम सबसे छोटी इकाई थी तथा इसका प्रधान अधिकारी ग्रामिक था। देख सकते हैं निम्नलिखित कथनों में से ध्यान से पढ़िए। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए देवी अधिकारों का दावा करते थे, तो फर्स्ट राइट हो जाएगा। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था, तो ये राइट नहीं है। उन्हें भूमि अनुदान की जो वो भूमि दान की परंपरा को प्रोत्साहित किया, तो थर्ड राइट हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। गुप्त सम्राट अपनी देवी उत्पत्ति में विश्वास करते थे तथा महाराजाधिराज, परम भट्टारक, एकराट, परमेश्वर जैसी विशाल उपाधियां धारण करते थे। गुप्त काल में प्रशासन का विकेंद्रीकरण प्रारंभ हो गया था। गुप्त शासकों ने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया था। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जो भूमि में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। इस प्रकार की भूमि सभी करों से मुक्त होती थी तथा उनके ऊपर धारकों का पूर्ण स्वामित्व होता था। पुण्यवर्धन भुक्ति जो वो गुप्त काल का एक महत्वपूर्ण प्रांत था जो उत्तरी बंगाल में स्थित था। देख सकते हैं पुण्यवर्धन जो वो भुक्ति अवस्थित थी तो उत्तरी बंगाल में थी, ये राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली कि गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा जो कारण नहीं था। तो हुन आक्रमण था, प्रशासन का सामंतीय ढांचा था, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना भी था, अरब जो आक्रमण नहीं था। तो डी जो वो राइट हो जाएगा। गुप्तों के समय हुनों का आक्रमण हुआ और जो वो गुप्त प्रशासन में सामंतवाद का बोलबाला था तथा बाद के शासकों ने तो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया जिससे सामंजस्य भंग हुआ, परंतु अरब आक्रमण उस समय नहीं हुआ, इसलिए यह गलत है। सामंतवाद के विकास एवं शिल्प और व्यापार के पतन के कारण गुप्त काल में नगरों का पतन हो गया। अगला देख सकते हैं
कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की थी। ए राइट हो जाएगा। अगला देख सकते थे यहाँ पे स्पेशली कि प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घंटाशाला कदूरा और चौल किस लिए फेमस था? तो विदेशी जो वो व्यापार करने के बंदरगाह के लिए था। ई राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि गुप्त काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रचलन में था। विदेशी व्यापार बंदरगाहों के माध्यम से होता था। गुप्त काल के प्रमुख बंदरगाह घंटाशाला, कंदूरा, चौल, माले, कल्याण और जेबू भृगु जेबू कच्छ आदि थे। इस बंदरगाह के माध्यम से देश और विदेश में व्यापार संचालित होता था। इस तरह कुल्यवाप तथा जयद्रोणवाप भूमाप की इकाई थी जिसका प्रयोग मुख्यतः गुप्त काल में होता था। अगला देख सकते थे कि भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो भूमाप हो जाएंगे। ए राइट हो जाएगा। अगला देख सकते थे यहाँ पे ध्रुवाधिकरणिक का क्या अभिप्राय है? तो धान में राजा के अंश का संग्रह करने वाली अधिकारी थी। तो स्पेशली जो वो धान्य में राजा के अंश का संग्रह करने वाली अधिकारी होती थी। तो बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं गुप्त काल में भूमि कर संग्रह करने के लिए ध्रुवाधिकरण तथा भूमि आलेखों को सुरक्षित करने के लिए महाक्षट पटलिक और करनिक नामक पदाधिकारी थे। न्यायाधिकरण नामक व्यापारी भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करते थे। गुप्तकालीन भारत में महतर और पट्टील पदनाम ग्राम मुखिया के लिए प्रयुक्त होते थे। अगला देख सकते थे यहाँ पे गुप्त काल में भूमि कर संग्रह से संबंधित अधिकारी था। तो ध्रुवाधिकरण हो जाएंगे। ए राइट हो जाएगा। यहाँ अगला देख सकते थे कि गुप्त काल के दौरान भूमि के रिकॉर्ड की सुरक्षित देखभाल के लिए जिम्मेदार अधिकारी जाना जाता था। तो स्पेशली जो वो करनिक हो जाएंगे। बी जो वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते थे कि गुप्तकालीन भारत में मेहतर और पट्टील पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? तो स्पेशली जो वो बी राइट हो जाएगा। ग्राम मुखिया के लिए होते थे दैट टाइम में। बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते थे कि निम्नलिखित में से एक की अन्य तीन से भिन्न गुणार्थकता है। तो आपका भुक्ति हो जाएगा। सी राइट हो जाएगा। भुक्ति गुप्तकालीन प्रांतों का नाम अथवा शासन का एक भाग था। गुप्तकाल में भुक्ति या प्रांत के प्रमुख को उपरिक महाराज कहा जाता था। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र प्रांत का प्रांतपति बनाया था। सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य का एक प्रांत था। गुप्त काल में भाग और बलि राजस्व के स्रोत थे और पुण्यवर्धन से प्राप्त अभिलेखों में नगर प्रशासन में नगर श्रेष्ठी यानी निगम का प्रधान तथा सातवां यानी व्यापारियों का नेता का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में प्रांतपति किस नाम से जाने जाते थे? तो उपरिक महाराज के नाम से जाने जाते थे। ए राइट हो जाएगा। भाग और बलि थे तो स्पेशली जो वो स्वराज राजस्व के स्रोत थे। बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो पहला कथन है कि इस काल में बलाश्रम यानी वृष्टि पहले की तुलना में अधिक प्रचलित था। बिल्कुल फर्स्ट जो है वो राइट हो जाएगा। सेकंड है कि विष्णु पुराण के एक उदाहरण में निर्दिष्ट है कि प्रयाग तक गंगा से लगे सभी जो भूभागों पर गुप्त वंश का आधिपत्य था। तो सेकंड भी राइट है। थर्ड है कि मेहरौली शिलालेख यह इंगित करता है कि चंद्रगुप्त बंगाल में शत्रुओं के राज संघ के विरुद्ध लड़ा था और उसने पंजाब में भी एक अभियान का नेतृत्व किया था। तो आपका सी भी राइट है। अगला है कि सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य का अंश नहीं था। तो यहाँ पे डी राइट नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन आपका जो वो डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली नगर जो है वो प्रशासन के प्रसंग में नगर श्रेष्ठी और सातवां का उल्लेख निम्नलिखित स्थान से प्राप्त गुप्त जो है वो अभिलेख में हुआ है। तो स्पेशली आपका जो है वो राइट हो जाएगा।
तो देख सकते हैं कि निम्नलिखित स्थान से प्राप्त आपका गुप्त अभिलेखों में हुआ है, तो आपका बी राइट हो जाएगा। पुंडवर्धन हो जाएंगे, बी राइट हो जाएगा। सामंत प्रथा जो वो प्राचीन भारत के किस युग में व्यापक रूप से फैली, तो गुप्त काल में फैली, डी राइट हो जाएगा। सामंतवाद का अनुकरण सातवां हंस शक कुषाण काल में हुआ तथा राजपूत काल तक आते आते यह समाज में पूर्णतया प्रतिष्ठित हो गया। सामंतवाद का सबसे अधिक विकास गुप्त काल में देखने को मिलता है। सामंत शब्द का अर्थ कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्वतंत्र पड़ोसी के अर्थ में किया गया है। सर्वप्रथम अश्वघोष ने बुद्धचरित में इस शब्द का प्रयोग जागीरदार के लिए किया था। गुप्त काल में ब्राह्मण एवं मंदिरों को कर रहित कृषि भूमि अनुदान की जाती थी, जिसे ब्रह्मदेह कहा जाता था। इस काल में मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक भूमिदान दिया गया था। अगला देख सकते हैं कि किस शासक वंश के समय मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया गया, तो गुप्त वंश हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। भूमि अनुदान की परंपरा की शुरुआत सातवाहन काल में हुई, किंतु गुप्त काल में आते आते मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक कर जैव रहित भूमि एवं ग्राम अनुदान दिए जाने लगा। आगे चलकर के हर्ष के काल में प्रशासनिक क्षेत्र में भी भूमि अनुदान की शुरुआत हुई। अगला देख सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित भूमि कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी, तो ब्राह्मणों को दिया जाता था, टैक्स नहीं लेते थे, सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि गुप्त राजवंश के संबंध में कौन से कथन सही है। यहाँ देख सकते हैं कुमार मात्य सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थे तथा घरेलू प्रांतों में भी राजा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किए जाते थे। फर्स्ट बिल्कुल राइट है। अगला है कि गांव के मुखिया का महत्व खत्म हो गया तथा उसकी सहमति के बिना भूमि का लेन देन शुरू हो गया, तो सेकंड जो है वो राइट नहीं है। यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट बिल्कुल जो है वो ऑप्शन राइट हो जाएंगे, ई बिल्कुल राइट हो जाएगा। गुप्त काल में कुमार मात्य राजा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किए जाते थे। ये साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी होते थे, जो आधुनिक आईएएस वर्ग के पदाधिकारियों की पद्धति यानी जो पदाधिकारियों की भांति था, और उन्हें राजा उनके जो वो अपने ही प्रांत में नियुक्त करता था। उन्हें जो राजा जो थे अपने ही प्रांत में नियुक्त करते थे, शायद उनको नगद वेतन मिलता था। कात्यायन जो वो स्मृति में इस बात पर बल दिया गया है कि अमात्यों की जो वो नियुक्ति ब्राह्मण वर्ण में होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं गुप्त प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का मुखिया जो है वो ग्रामिक या ग्रामपति था। यह महत्तर कहलाता था। इसकी सहायता के लिए ग्राम सभा होती थी। ग्राम में भूमि का लेन देन बिना इसकी अनुमति के नहीं होता था, ठीक है। यहाँ देख सकते थे कि प्राचीन जो वो भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। फर्स्ट बिल्कुल राइट है। सेकंड है कि गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था, तो सेकंड भी राइट है। तो यहाँ पे ए और राइट दोनों जो है वो ए और आर दोनों राइट है, और जो आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है बट ठीक है, तो बी राइट हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं कि सामंतवाद का विकास गुप्त वंश की यानी गुप्त युग की विशेषता थी। यह बात सही है, परंतु इसके विकास के लिए सारे उपकरण इस युग के पूर्व ही देखे जा सकते हैं। भारत में हमें सामंतवाद का अंकुरण शक कुषाण काल में ही दिखाई देने लगता है। प्राचीन भारत में प्रांतीय शासकों की सामंती व्यवस्था का विकास कई कारणों से हुआ। इसमें सब प्रमुख कारण एक केंद्रीय सत्ता द्वारा विस्तृत भूभाग पर नियंत्रण स्थापित करना संभव न था। केंद्रीय शक्ति की निर्बलता ने समाज में प्रभावशाली व्यक्तियों का एक ऐसा वर्ग तैयार कर दिया जिसके ऊपर स्थानीय सुरक्षा का भार आ गया। सामंती व्यवस्था में क्षेत्रीय सामंत अपने केंद्रीय सम्राट के प्रति अपनी स्वामी भक्ति को विभिन्न अवसरों पर उपहार एवं करों की भेंट द्वारा व्यक्त करते थे। भारत में सर्वप्रथम यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर ने विजित भारतीय प्रदेशों में सेनापति फिलिप की नियुक्ति की थी।
इसके बाद प्राय सभी शासकों ने अपने अपने निजी क्षेत्रों में प्रांतीय शासक नियुक्त किए। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार भूमि को अपहृत कहा जाता था, तो ये भूमि बिना जोती हुई जंगली भूमि थी, ए राइट हो जाएगा। देख सकते हैं गुप्त काल में आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि का 5 वर्गीकरण किया गया था। कृषि योग्य भूमि था और वास्तुवास करने योग्य भूमि था, चारागाह था, अपहृत जैसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, तथा खिल यानी जंगली भूमि होती थी, खिल। गुप्त काल में किसान आपका भाग और भोग के अतिरिक्त उद्रदम्भ कर भी जो वो चुकाते थे। एक तरह का कर था जो मुक्ता भूमि कर था। इस प्रकार वृष्टि या बेगार राज्य के आय का एक प्रमुख स्रोत था, जिसे एक प्रकार का कर माना जाता था। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन उर्ध्व कर चुकाते थे, तो किसान चुकाते थे, सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम यानी वेश्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है, तो यहाँ पे इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था, तो ए जे वो राइट हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है, मिलान करना है, चलिए कर लेते हैं। देवपुत्र जो है वो स्पेशली आपका राजकीय उपाधि थी और गौलमिक स्पेशली आपका राज कर्मचारी होते थे। कुल्यवाप जो है वो भूमि मापक इकाई होते थे और आहार जो है वो आपका प्रशासकीय इकाई होता था। तो स्पेशली 3, 4, 1, 2 राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे बी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं देवपुत्र स्पेशली राजकीय उपाधि थी, गौलमिक जो है राज्य कर्मचारी थे, कुल्यवाप जो है वो भूमि मापक इकाई थी और आहार जो प्रशासकीय इकाई होती थी। अगले प्रश्न में प्राचीन भारत में प्रयुक्त इकाइयों और जो वो विषय वस्तु को देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्पेशली मुहूर्त के बारे में देखेंगे तो मुहूर्त स्पेशली समय का माप होता था, तो आपका जो वो बी राइट हो जाएगा। रैतिकता जो है वो स्पेशली आपका जो वो भार का माप होता था, तो ये जो वो राइट हो जाएगा। तो स्पेशली जो है वो आपका फर्स्ट हो जाएगा। अंगुल जो है वो लंबाई का माप था, 4 हो जाएगा। पद जो है वो आपका काव्य का छंद हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2, 1, 4, 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं प्राचीन भारत में प्रयुक्त इकाई को तो मुहूर्त जो है वो समय का माप था, रक्तिका जो है वो भार का माप था और अंगुल जो है लंबाई का माप था। पद जो है काव्य का छंद हो जाएगा। कला एवं संस्कृति को देख सकते हैं तो निम्नलिखित साहित्यों की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी, तो अमरकोश है, कामसूत्र है, मेघदूत है, मुद्रा राक्षस है। तो ये स्पेशली मुद्रा राक्षस स्पेशली सारे गुप्त काल में ही लिखी